हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। दोस्तों, थंबनेल को देखकर थोड़ी सी आपको चिंता हुई होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कंटेंट आपको मिलेगा एकदम वर्थ इट है। और आपको पता होगा कि पिछले वीक से ही हम 2 पार्ट के अंदर वीडियो बना रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम ऐसे टॉपिक्स को ला रहे हैं, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स को ला रहे हैं जिनके ऊपर ना तो अभी YouTube पर वीडियो बने हैं, और अगर वीडियो बने भी हैं तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। तो इस वीडियो में भी हम सेकंड पार्ट में कुछ डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या हो दोस्तों, अगर वजीरेक्स, कोइन डीसीएक्स इनकी तरफ से आपको एक ईमेल आए कि भैया हमारा एक्सचेंज बंद होने वाला है, 1-2 महीने के बाद में एक्सचेंज बंद हो जाएगा, या फिर एक्सचेंज ही हैक हो जाए, मान लो वजीरेक्स या कोइन डीसीएक्स, बाइनेंस ये हैक हो जाए और पूरा का पूरा जो माल है एक्सचेंज के ऊपर वो सारा हैकर उड़ा ले जाए, तब क्या होगा? आपका फंड कभी फ्यूचर में आपको मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलता है तो कितना मिलेगा? ये सब कुछ चीजें हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में और मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे कि भैया जो आप काम कर रहे हो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, तो जरूर से एक वीडियो को लाइक दे देना। और 7 अक्टूबर के दिन हमारे चैनल को 3 साल होने वाले हैं। आई विश कि 7 अक्टूबर से पहले हमारे चैनल पर 1,50,000 सब्सक्राइबर, 150 के सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो इसके लिए आपकी ही मुझे जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना। सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन की बात करें तो भैया बिटकॉइन ने कल एक शार्प डंप हमें दिखाया। लेट नाइट हमें बिटकॉइन में एक काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो एक तरीके का बार्ट सिम्पसन पैटर्न ही ये हमें देखने को मिला। खतरनाक पंप आया, थोड़ा साइडवेज गया और उसके बाद में बिटकॉइन ने वापस से इतना ही हमें डंप दिखाया जितना कि वो पंप हुआ था। अभी क्या हो सकता है? ये तो हो गई कल की बात है या फिर करेक्शन की बात है। अभी देख सकते हो, देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया था। चलो इसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। देखो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन करा था कि भैया ये पूरा जो लेवल है, ये जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा, यहां से इसको रिजेक्शन मिलनी है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सोच रहा होगा कि यहां से मार्केट और ऊपर जाने वाला है। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। विदाउट टीए की भी आप ये चीज समझ सकते हो कि मार्केट अगर या बिटकॉइन की प्राइस अगर 7-8%, 10% के आसपास पंप हुई है तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो आएगा ही ना। इतना तो हम सबको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो वही चीज हमें देखने को मिली। अभी देखो फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, यहां पर अभी ये एक सपोर्ट कंफर्म कर रहा है। सपोर्ट का कंफर्मेशन मिल जाता है तो इजीली हम वापस से 20,000, 21,000 की तरफ मूव कर सकते हैं। और अभी के हिसाब से यहां पर देखो ये पूरा जो जोन है, यहां पर एक लॉन्ग बन रहा है। इस पूरे जोन के अंदर एक लॉन्ग बन रहा है। मैंने खुद ने भी लॉन्ग लिए, यहां पर आप देख सकते हो। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो, इतना आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट इसको ज्वाइन कर लेना। आज नहीं तो कल आपको इस चैनल की जरूरत पड़ेगी ही। और अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं करा तो भैया कल अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर अगर आपको कोई ब्रेकिंग अपडेट नहीं मिल पाती है तो देखो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बन रही है 18,300 से लेकर 18,600 के एरिया में। और यहां पर आपका टारगेट TP1 आप 19,000 के आसपास रख सकते हो, TP2 आप 19,500, TP3 आप 20,000 के आसपास रख सकते हो। और यहां पर SL हमें लगाना है लगभग 18,000 या फिर आप 17,800 के आसपास लगा सकते हो। ठीक है, लेवरेज कम लेना, लॉन्ग अच्छा बन रहा है। यहां पर DXY इंडेक्स हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि भैया अभी ये अपने रेजिस्टेंस पे है, 114 का ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहां से अगर इसको रिजेक्शन मिलती है तो वापस से हमें स्टॉक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी हरियाली देखने को मिल जाएगी। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी काफी अच्छे डिमांड जोन के अंदर है। यहां पर आप देख सकते हो 1250 से लेकर 1270 या 77 यहां पर एक डिमांड जोन बन रहा है। यहां से भी थोड़ी बहुत मुझे लगता है रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, इस तरीके से तो यहां पर ये हो गया डिमांड जोन। अगर बात करें मार्केट की अपडेट्स के बारे में, कल आपको पता हो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दी थी कि जो फेड के चेयरपर्सन है मिस्टर पोवेल, उन्होंने कहा है कि भैया अभी जो ये डीफाई सेक्टर है यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो पूरा इकोसिस्टम है, इसको हमें एप्रोप्रिएट तरीके से रेगुलेट करना ही पड़ेगा। डीफाई इकोसिस्टम को रेगुलेट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इसके बाद मार्केट में एक फियर का माहौल बना कि भैया रेगुलेशन वगैरह आ सकती है। और पोवेल साहब ने भी जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है यानी कि क्रिप्टो मार्केट ही आप कह दीजिए, इसके रेगुलेशन की अभी बात चल रही है। ठीक है, इस अपडेट के आने के बाद में थोड़ी देर तो मार्केट शांत रहा, लेकिन इसके बाद में हमें एक तूफान आता हुआ दिखा। यहां पर बिटकॉइन में एक क्रैश भी आ गया। और अगर आपको पता हो कि भैया इनफ्लो का डेटा किस तरीके से आ रहा था, लगभग 10,000 के आसपास, अगर आप वेल अलर्ट चैनल को ज्वाइन करके रखे हो तो 10,000 के आसपास जो BTC का इनफ्लो आया था वो भी हमें इंडिकेट कर चुका था कि भैया यहां से करेक्शन की उम्मीद है। मोर एवर यहां पर रशिया से थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट आई है।
जैसा हमें पता है कि भैया रशिया में इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो जल्द ही अप्रूव हो जाएगा, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो होने लग जाएगा। तो यहां पर अपडेट आप देख सकते हो, द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन रशिया आर रेडी टू बिगिन ऑपरेटिंग विद क्रिप्टो करेंसी राइट आफ्टर अथॉरिटीज लीगलाइज क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट इन क्रिप्टो अकॉर्डिंग टू लीडिंग मेंबर ऑफ द रशियन पार्लियामेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जो रशिया के बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो अप्रूवल के बाद में आपको इंटरनेशनल क्रिप्टो पेमेंट्स के अंदर जो अपनी सर्विस है वो देना शुरू कर देंगे। ठीक है, बस लॉ मेकर्स की अप्रूवल की जरूरत है। यहां पर आप रशिया से जुड़ी हुई दूसरी अपडेट भी देख सकते हो कि रशिया टू लॉन्च सीबीडीसी सून, यानी कि रशिया की जो सीबीडीसी है वो भी मार्केट में जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, मे बी अगले साल तक। रशिया इज ऑन कोर्स टू लॉन्च इट्स सीबीडीसी अर्ली नेक्स्ट ईयर एंड use the new currency in mutual settlement with that has already tested its digital yuan, a senior Russian lawmaker said in an interview। यानी कि जो रशियन सरकार है, जो रशियन लॉ मेकर्स है वो जल्दी सीबीडीसी ला रहे हैं। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उनको भी अप्रूवल देने वाले हैं, और जो चाइना है उनका थोड़ा सा आइडिया लेंगे, क्योंकि वहां पर जो डिजिटल युआन है उनकी जो सीबीडीसी है वो पहले ही टेस्टिंग में जा चुकी है। इसके अलावा कल ये वाली अपडेट तो आपने देख ली होगी कि भैया जो साउथ कोरिया की सरकार है वो अब डोकॉन के पीछे लग गई है। यहां पर एक अपडेट निकल के आई थी जो कि मेरे सेकंड चैनल पे मैंने कवर कर दी थी कि जो साउथ कोरिया की अथॉरिटीज है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ओकेक्स और कुकोइन के पास पहुंच चुकी है, और जो डोकॉन से रिलेटेड अकाउंट से जो भी उनके एसेट्स है डोकॉन के उनको फ्रीज करने की बात चल रही है। ओकेक्स की तरफ से अपडेट भी आ चुकी है कि भैया हमने जो डोकॉन से रिलेटेड अकाउंट से उनको फ्रीज कर दिया है। लेकिन यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। लूना फाउंडेशन गार्ड ने मना करा है कि भैया हमने कोई बिटकॉइन मूव नहीं करे। ठीक है, 3313 बिटकॉइन की बात की जा रही है। यहां पर आप देख सकते हो, द लूना फाउंडेशन गार्ड अ बिटकॉइन रिजर्व कनेक्टेड टू डोकॉन सेड द डिनाई मूविंग एनी टोकन सिंस मई 2022, यानी कि मई 2022 से उन्होंने कोई बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करा है। ये रहा इनका ब्लॉकचेन एड्रेस। 3313 बिटकॉइन की बात की जा रही है, जिनकी वर्थ लगभग $67 मिलियन के आसपास की बताई जा रही है। ठीक है, और जैसे ये अपडेट आई तो यहां पर आप देख सकते हो इस टीए के बारे में तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि भैया रेजिस्टेंस जोन है, यहां से करेक्शन की उम्मीद है। यहां पर अगर मैं आपको 4 आवर्ली या फिर आवर्ली चार्ट में बताऊं तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा था। ठीक है, यहां पर मैंने भी शॉर्ट लिया था, आपके साथ टीजी पर अपडेट भी शेयर कर दी थी, इसलिए बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट बन रहा था वो लगभग तो पूरा होने ही वाला है। यहां पर आप देख सकते हो टारगेट लगभग ये है, और लगभग टारगेट के आसपास ही 25853 के आसपास लूना क्लासिक आया है। कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। ओके, अब यहां से हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मान लो दोस्तों रातों रात आपको एक मैसेज आए, एक ईमेल आए कि भैया आपका ये जो एक्सचेंज है, आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो अब बंद होने वाला है। रीजन कोई सा भी हो, बैंकरप्सी का रीजन हो, एक्सचेंज हैक हो गया हो, या फिर सरकार ने ही ऑर्डर निकाल दिए कि भैया इस एक्सचेंज को अब हम बंद कर रहे हैं। तो क्या आपका जो फंड उस एक्सचेंज पे रखा हुआ है वो सेफ है या नहीं है, या फिर क्या आप उसको विड्रॉल कर पाओगे या नहीं, क्या उसको रिकवर कर पाओगे या नहीं, इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब काफी लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भैया बाइनेंस या फिर बिटबीएनएस, वजीरेक्स या फिर जो भी नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज आप यूज करते हो वो कभी भागेगा नहीं, वो कभी बैन ही नहीं होगा। आप गारंटी इसकी नहीं दे सकते, ना तो मैं, ना आप, ना कोई बड़ा एक्सपर्ट, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भैया ये जो एक्सचेंज है वो फ्यूचर में कभी शटडाउन नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा या फिर भागेगा नहीं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 2018-19 में जो भी लोग मार्केट में थे उनको पता होगा कोइन डेल्टा के बारे में। कोइन डेल्टा एक नामची एक्सचेंज था, 2018 में काफी चला करता था, वॉल्यूम भी काफी अच्छी खासी इसके ऊपर रहती थी, महाराष्ट्र बेस ये एक्सचेंज था। तो देखो 2019 में ये शटडाउन हुआ था। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस देखने को मिलेगा जो कि 17 सितंबर 2019 का है। अब देखो जब ये मार्केट में उस समय काफी चर्चाओं में था, या फिर काफी लोग जब इसको यूज कर रहे थे, उस समय कोई नहीं कह सकता था कि भैया ये फ्यूचर में या फिर इतनी जल्दी बंद होने वाला है। लेकिन इनकी तरफ से 17 सितंबर को एक नोटिस आया, दिस इज टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट कोइन डेल्टा फीचर, जो भी इनके फीचर्स थे, विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम September 16, 2019, but you can still withdraw your fund. Please read all the below FAQ very carefully. अब इसका रीजन मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाकी आप जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना जो भी इनके रीजन थे। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने किसी अच्छे एक्सचेंज पे या फिर लाइसेंसधारी या फिर अगर आपने किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड रखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो बंद भी होगा तब भी आप उसको विड्रॉल कर पाओगे, यानी कि अपने फंड को विड्रॉल कर पाओगे, और आपका फंड जो है काफी हद तक सेफ रहेगा। आपको पहले ही एक्सचेंज जब बंद होने वाला होगा उससे पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें नोटिस बताया गया है उस तरीके से आपको एक नोटिस जारी होगा। पॉइंट नंबर 2,
अगर कोई एक्सचेंज हैक हो जाता है या फिर एक्सचेंज को अगर हैक कर लिया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या आपका फंड सेफ है, क्या आप विड्रॉल कर पाओगे या नहीं, इसका क्लियर कट आंसर मैं तो क्या कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या है, अगर किसी छोटे मोटे हैकर ने एक्सचेंज को हैक किया है तो वो 1-2 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है, मैक्सिमम 5-7 घंटे लगते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। तो आसानी से आप विड्रॉल कर पाओगे, फंड आपका सेफ है। लेकिन अगर किसी बड़े एक्सपर्ट हैकर ने, किसी हैकर्स के ग्रुप ने किसी एक्सचेंज को हैक करा है बिल्कुल सीरियस होके, तो भैया उस सिचुएशन में आपको कई बार घंटों तक, कई बार दिनों तक, कई बार हफ्तों तक, कई बार तो क्या होता है सालों तक आपको विड्रॉल का इंतजार करना पड़ता है। और एक बार ऐसा भी समय आ जाता है जब एक्सचेंज ही साफ जवाब दे देता है कि भैया आपका जो पूरा फंड है वो एक्सचेंज से बिल्कुल सफाचट हो चुका है, हैकर ने पूरा ही पैसा उड़ा दिया। तो इस सिचुएशन में 50-50 चांस होता है। छोटी मोटी हैकिंग हुई है तो फंड सेफ रहेगा, आप विड्रॉल कर पाओगे, और अगर कोई बड़ी हैकिंग हुई है तो विड्रॉल कई बार ना के बराबर होता है या फिर होता ही नहीं है, ठीक है। हैकिंग के बारे में तो आपको भी आइडिया है। पॉइंट नंबर 3, बैंकरप्ट अगर कोई एक्सचेंज हो जाता है तब क्या होगा। कोई अगर एक्सचेंज बैंकरप्सी फाइल करता है, बैंकरप्सी का कोई भी रीजन हो, चाहे मान लो अगर एक्सचेंज की हालत टाइट हो गई हो, बियर मार्केट में हमने काफी प्लेटफॉर्म देखे जो कि बैंकरप्ट हुए हैं, जो कि अपनी बैंकरप्सी फाइल करें। मान लो अगर वो आपको इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, वो आपको अच्छे से सर्विस दे नहीं पा रहे हो, उनके एक्सचेंज पर वॉल्यूम ही नहीं आ पा रही हो, वो फंड या फिर जो रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। और बैंकरप्सी के केस में क्या होता है कि जो एक्सचेंज है वो फिर बैंकरप्सी फाइल करता है। बैंकरप्सी भी कई तरीके की, आपने सुना होगा चैप्टर 7 बैंकरप्सी, चैप्टर 11 बैंकरप्सी, तो अलग अलग तरीके की बैंकरप्सी होता है। इसमें क्या होता है, बैंकरप्सी के बारे में देखो मिंट ने भी एक आर्टिकल पब्लिश करा था। इन अ बैंकरप्सी सिनेरियो द क्रिप्टो एंड फंड्स held in their account may not be considered their own property, often pulling different customer। यानी कि कई बार क्या होता है, देखो अब देखो इसको आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन करूं तो बैंकरप्सी में क्या होता है, कई बार आपको जो आपका फंड है वो मिल जाता है लेकिन थोड़ी मात्रा में, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान लो अगर आपके पास 1 BTC है तो वो 0.7 BTC आपको मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ कट पिट के या फिर थोड़ा बहुत ही आपको मिल पाता है, मतलब 50, 70, 60% के आसपास फंड मिलता है, ठीक है। और बैंकरप्सी में कई बार क्या होता है कि बहुत साल भी लग जाते हैं आपको अपना फंड मिलते मिलते या फिर आपका पैसा मिलते मिलते। तो बैंकरप्सी के केस में भी ये होता है कि भैया मिल भी सकता है, थोड़ा बहुत भी मिल सकता है या फिर पूरा भी मिल सकता है, ठीक है। इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं है। 4th नंबर का पॉइंट कि भैया अगर एक्सचेंज ही भाग गया तो देखो इसके ऊपर तो बिल्कुल क्लियर कर दूं, वजीरेक्स, बिटबीएनएस या फिर कोइन DCX, बाइनेंस वगैरह ये भागेंगे नहीं, ठीक है। हालांकि ये हो सकता है कि भैया इनकी हालत पतली हो जाए, इनका काम धंधा नहीं चले, इनका बिजनेस नहीं चले, तो उस सिचुएशन में वो इस तरीके का आपको नोटिस थमा सकते हैं कि भैया हमारा जो एक्सचेंज है वो बंद होने वाला है, अपना जो फंड है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होगा। लेकिन अगर कोई तुच्चा प्लेटफॉर्म हुआ, अगर कोई बिल्कुल घटिया प्लेटफॉर्म एक्सचेंज वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो वो ज़रूर से आपको चूना लगा सकता है, वो ज़रूर से भग सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अच्छे एक्सचेंजों के ऊपर ही आपको कुछ भी डिपॉजिट करना चाहिए। और इतनी सी बात तो आपको ही पता होगी, मेरी कम्युनिटी काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। अब इन सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हार्डवेयर वॉलेट मंगा लो। सिंपल सी बात है, अगर आपका फंड 50,000, 20,000, 30,000 रुपए तक का है और अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हो कि भैया मेरा ये जो 50-30,000 है वो मेरे को कभी फ्यूचर में 5-10 लाख तक का रिटर्न दे सकता है, तब डेफिनेटली आपको मंगवाना चाहिए। बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कई बार लोग बोलते हैं कि भैया हमारा तो जो पोर्टफोलियो वो ही 50,000 का है, तो हम क्या 15-20,000 रुपए खर्च करें हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हो तो मंगवा लेना चाहिए। इतना खर्चा आपने कराई है तो थोड़ा बहुत और खर्चा सही, ठीक है। सही बात तो यही होगी, वरना आपकी इच्छा, आप जो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस करे पार्ट 2 के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया होगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिली होगी। तो इसी तरीके से आपको पार्ट 2 आगे भी कंटिन्यू चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करें, जिनके ऊपर कोई दूसरा यूट्यूबर या फिर जो मेरे साथी क्रिएटर्स है वो इतना बात नहीं कर रहे। तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है, और 150K सब्सक्राइबर्स करा दो दादा, करा दो, बर्थडे आने वाला है चैनल का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।